दोस्तों, एक गांव की दुल्हन अपने ही गांव में पान का दुकान चलाया करती थी। वो जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज़्यादा वो मीठी पान भी बनाया करती थी। जब भी वो जाती अपनी दुकान पर, जितने भी गांव के मर्द होते सभी चले जाते उसकी दुकान पर पान का स्वाद लेने के लिए। लेकिन लोग पान का स्वाद लेने के लिए कम, उसकी खूबसूरती का स्वाद लेने के लिए ज़्यादा जाया करते थे। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। एक दिन की बात है कि उस गाँव का जो करोड़पति व्यक्ति होता है वो चला जाता है उसकी दुकान में पान लेने के लिए। जब उसकी दुकान पर जाता है, उस महिला को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। उसके प्यार में वो एकदम से पागल हो जाता है। अब एक दिन वो महिला उस आदमी को करोड़ों का चूना लगा देती है, जिसे जानने के बाद गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये महिला इस तरह का चूना कैसे लगा दी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो महिला किस तरह का चूना लगाती है और कैसे लगाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी आइए इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में ही एक देहात इलाका पड़ता है, एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसी गांव में एक परिवार रहा करते थे, जिस परिवार के मुखिया थे मुरारी। मुरारी के परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनका इकलौता बेटा था जिसका नाम था राकेश। पूरा परिवार सुखी जिंदगी गुजार रहा था। मुरारी के पास खेती थी, वो खेती बाड़ी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। उनका जो बेटा था राकेश, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था, बहुत होशियार था। इस वजह से वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से अब जो राकेश होता है अपने ही गाँव के चौराहे पर एक छोटा सा दुकान खोलता है, जिसमें कि छोटा मोटा सामान रखता और खास करके वो पान बेचा करता। इसी से अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ने लगता है। जब धीरे धीरे करके उसकी शादी की उम्र होती है तो उसके पिता को अब उसकी शादी की टेंशन होने लगती है। वो अच्छी लड़की अपने बेटे के लिए तलाश करने लगता है। अब एक दिन की बात है कि किसी काम के सिलसिले से मुरारी जाते हैं अपने दोस्त के यहाँ। जब वो अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं तो उनके दोस्त की एक बेटी होती है जो कि जवान होती है और देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है। उस लड़की का नाम होता है कल्पना। जितनी वो खूबसूरत थी उससे ज़्यादा वो संस्कारी भी थी। अब जब मुरारी देखते हैं कल्पना को तो उसी वक्त वो उसे पसंद कर लेते हैं अपने बेटे के लिए। वहाँ पर जिस काम के लिए वो गए थे वो काम करते हैं, कल्पना के बारे में कुछ पूछते हैं, उसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अपनी पत्नी से कल्पना के बारे में बातचीत करते हैं। अब उसकी पत्नी कहती है कि अगर ऐसी बात है, लड़की आपको पसंद है तो फिर बात कीजिए आप अपने दोस्त से। अब उसी वक्त मुरारी जी अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी के लिए लड़का देख लिया है क्या? अब मुरारी के दोस्त कहते हैं कि नहीं, फ़िलहाल तो नहीं देखा है, लेकिन उसकी भी शादी करवानी है, उसके लिए लड़का देख रहे हैं। तब जाकर मुरारी जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने। मेरा भी एक बेटा है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई है, फ़िलहाल नौकरी ना मिलने की वजह से वो छोटा मोटा दुकान चला रहा है। मेरे बेटे के लिए तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाऊँ। जब उनके दोस्त यह बात सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और उसी वक्त वो रिश्ता फाइनल कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि लड़का कैसा है, क्या करता है, घर की स्थिति क्या है। अगले ही दिन फिर लड़की के पिता आते हैं मुरारी के घर में। अब दोनों दोस्त मिलकर बातचीत करते हैं और वहीं पर शादी की तारीख फाइनल हो जाती है। उसके बाद राकेश को लड़की का फ़ोटो दिखाया जाता है। अब राकेश भी पसंद कर लेता है क्योंकि कल्पना थी ही इतनी खूबसूरत। अब धीरे धीरे दोनों परिवार वाले शादी की तैयारी में लग जाते हैं। बड़े ही धूमधाम से शादी की तैयारी होती है। शादी वाला दिन आ जाता है। अब मुरारी अपने बेटे का बारात बड़े ही धूमधाम से लेकर जाते हैं अपने दोस्त के घर, यानी कि कल्पना के घर। सभी रीति रिवाज के साथ वहाँ पर शादी होती है। शादी होने के बाद राकेश कल्पना को विदा करके अपने घर ले आता है। जब घर आता है तो सुबह का वक्त होता है। गांव की जितने भी औरतें होती है सभी कल्पना यानी कि दुल्हन को देखने के लिए बेचैन थी। अब जैसे ही कल्पना घर में आती है, दुल्हन को एक कमरे में बैठाया जाता है। गाँव की औरतें भीड़ लगा देती है उसको देखने के लिए। जितने भी औरतें कल्पना को देखती है सभी बाहर जाने के बाद मुरारी से तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपने तो चांद
चांद जैसी बहू ढूंढ कर लाई है। आपकी बहू बेहद खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी और देखने में संस्कारी भी लग रही है। अब मुरारी कहते हैं कि है ही लड़की इतनी खूबसूरत और वो मेरे दोस्त की बेटी है तो होगी ना इतनी खूबसूरत। अब इस तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। राकेश कल्पना को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि कल्पना सुंदर के साथ साथ संस्कारी भी थी, घर के सारे तौर तरीके अच्छे से जानती थी। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीने का वक्त गुजरता है और इतने ही दिनों में अपने सास ससुर और पति सभी का दिल जीत लेती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। इसी तरह से खुशहाल भरी सभी जिंदगी गुजार रहे थे। कल्पना कभी भी अपने ससुराल वालों को किसी भी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। कल्पना भी एक पढ़ी लिखी लड़की होती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके उन दोनों की शादी को 2 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इन 2 सालों में उन दोनों को कोई बच्चा नहीं होता है। अब एक दिन अचानक से राकेश की तबीयत खराब हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ट्रीटमेंट वगैरह होता है, लेकिन धीरे धीरे करके राकेश की तबीयत ज़्यादा खराब होती ही चली जाती है और उसको लकवा मार जाता है। सर से नीचे का जितना भी अंग होता है वो काम करना बंद कर देता है। अब घर की हालत धीरे धीरे खराब हो जाती है। कल्पना बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अपने पति को वो उस हालत में नहीं देख पाती थी। अब धीरे धीरे करके उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी हालत में थोड़ा भी सुधार नहीं आ रहा था। अब जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो कल्पना अपने ससुर से कहती है कि पिताजी कुछ ज़मीन आप बेच दीजिए, इनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अब इस वजह से मुरारी जी अपना कुछ ज़मीन भी बेच देते हैं, सारे पैसे लाकर घर में देते हैं अपनी बहू को। उसी पैसे से वो ट्रीटमेंट करवाती है, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन राकेश की तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं आता है। जब सभी तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और बुरे वक्त में खास करके कोई पैसों से तो मदद करता भी नहीं है। कुछ मदद करते हैं कल्पना के माता पिता, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। अब घर में पैसों के लाले पड़ने लगे थे, खाने पर भी आफत आने लगी थी। तब जाकर कल्पना फैसला करती है कि जो उसके पति का दुकान है जो कि बंद पड़ा था, अब वो सोचती है कि उस पान की दुकान को खुद चलाएगी और जो भी इनकम होगा उसी से अपने पति का इलाज करवाएगी। अब वो एक दिन चली जाती है अपने पति के पान की दुकान पर। पहले दुकान की अच्छे से साफ़ सफाई करती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से दुकान बंद पड़ा हुआ था। साफ़ सफाई करती है, उसके बाद कुछ दुकान का सामान लेकर आती है। गाँव के ही किसी से वो पैसे उधार लेती है और दुकान का सामान लेकर आती है। पान का जितना भी आइटम होता है वो सारा आइटम लेकर आती है, क्योंकि वो दुकान पान से ही फेमस था, और दुकान खोलकर बैठ जाती है। अब धीरे धीरे 1-2 दिन का वक्त गुजरता है। गांव के जितने भी मर्द थे देखते हैं कि ये दुकान तो खुल गया है। धीरे धीरे करके सभी मर्द वहां पर जाकर पान खरीदने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके यह बात फैल जाती है पूरे गांव में कि फलाने की जो नई नवेली बहू है वो पान की दुकान कर रही है, और वो तो देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन है। अब यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव में चर्चा होने लगती है उसकी खूबसूरती की। अब लोग पान खाने कम और उसकी खूबसूरती को निहारने ज़्यादा आने लगते हैं। पान का स्वाद लोग कम लेते, उसकी खूबसूरती का स्वाद लोग ज़्यादा लेने लगते हैं। अब गांव के जितने भी मर्द थे, जितने भी नौजवान थे, जितने भी सरफिरे लड़के थे, सब आ जाते, वहाँ पर जमा हो जाते, पान खाते और उसके साथ हंसी मजाक करते। अब बहाना कोई भी हो, पान बेचने का रीज़न कोई भी हो, दुकानदारी चलने का रीज़न कोई भी हो, लेकिन कल्पना का दुकान अच्छा खासा चल रहा था। अब अच्छे खासे इनकम होने लगे थे, क्योंकि जो कल्पना के ससुर थे अब वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे थे, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ढलती ही चली जा रही थी। इस वजह से वो भी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे। अब वो इकलौती बहू थी घर का सहारा, जो घर को चला रही थी, अपने बीमार पति का इलाज करवा रही थी, साथ ही साथ सास ससुर का भी वो ख्याल रख रही थी। अब इसी तरह से वक्त काफ़ी गुजर जाता है। एक दिन की बात है कि उसकी दुकान में उस गांव का एक करोड़पति व्यक्ति आता है, जिनका नाम होता है बीरेंद्र सेठ। दरअसल जो बीरेंद्र सेठ होते हैं उनका मुंबई में बहुत सारा फ्लैट होता है, सभी वो किराए पर दिए हुए थे। साथ ही साथ गांव में उनका बहुत सारा दुकान होता है, सभी किराए पर चल रहा था, और साथ ही साथ बहुत सारी ज़मीनें भी होती है जिस पर मजदूर लगाकर वो खेती बाड़ी करवाया करते थे। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा घर था। उनके परिवार में उनकी बीवी थी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, अधेड़ उम्र के वो व्यक्ति थे।
जब वो पहली बार कल्पना की दुकान में जाता है तो कल्पना को देखते ही वो एकदम से उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उसकी तारीफें करने लगता है जमकर। उसके बाद एक पान का ऑर्डर देता है। कल्पना भी पान बनाती है, वहीं पर बगल में बैठ जाता है एक चेयर पर और पान खाता है। कल्पना से वो हंसी मजाक करने लगता है। उस दिन लगभग 1 से 1.5 घंटे वो कल्पना की दुकान पर बैठता है, फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन अब आए दिन उसका अड्डा बन गया था कल्पना की दुकान पर। वो रोजाना कल्पना की दुकान पर आता, पान खाता और कल्पना के साथ घंटों घंटों वक्त गुजारता, यानी कि कल्पना के साथ वो घंटों घंटों हंसी मजाक करता। अब धीरे धीरे करके कल्पना भी समझ गई थी कि इसके मन में क्या चल रहा है। कल्पना समझ गई थी कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है और वो एक नंबर का ठरकी आदमी है, क्योंकि कल्पना लोगों को अच्छे से पहचानती थी। लेकिन कल्पना वहाँ पर शौक से दुकान नहीं चला रही थी, बल्कि मजबूरी थी उसकी। अपने पति के इलाज के लिए वो वहाँ पर दुकान चला रही थी, अपनी घर की देखरेख करने के लिए। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। बीरेंद्र सेठ उसके प्यार में पूरी तरह से दीवाना हो गया था। अब उसको पाने के लिए वो हर कोशिश करने लगता है। इसी तरह से 1 से 1.5 महीने का वक्त गुजरता है। एक दिन मौका देखकर जो बीरेंद्र सेठ होता है वो कल्पना से प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब कल्पना यह बात सुनती है उसके मुँह से तो कल्पना के मन में अब कुछ और चलने लगते हैं, क्योंकि कल्पना तो पहले से ही उसके नियत को जानती थी। कल्पना अब ये सोचने लगती है कि क्यों ना ये तो बहुत बड़ा रईस आदमी है, इसके पास पैसों की कमी नहीं है, क्यों ना मैं इसे चूना लगाकर अपने पति का इलाज करवाऊं। बस यही सब मन में सोचकर कल्पना भी कहती है कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति जो है वो बीमार पड़े हैं। जब उनकी मौत हो जाएगी तब मैं आपसे शादी करूँगी। अब जो बीरेंद्र सेठ थे वो भी उसकी बातों में आ जाते हैं और इसी तरह से वक्त गुजरता है। रोजाना उसकी दुकान में वो आना जाना करने लगते हैं। बीरेंद्र सेठ को ऐसा लग रहा था कि वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, लेकिन वहाँ मामला कुछ और ही था, क्योंकि कल्पना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अब एक दिन की बात है कि बीरेंद्र सेठ आता है उसकी दुकान में और पान बनाने को कहता है। कल्पना भी पान बनाकर देती है। अब बीरेंद्र सेठ बोलता है कि बताओ कितनी रकम दूँ इसकी। कल्पना कहती है कि अच्छा, आपको पता नहीं है कि इस पान की रकम कितनी है। बीरेंद्र सेठ कहते हैं कि तुम जितना कहोगी मैं उतना देने को तैयार हूँ। अब हंसी मजाक में कल्पना भी कह देती है कि ठीक है, इस पान का रकम हुआ 5,000 रुपया। अब उसी वक्त बीरेंद्र सेठ अपने पॉकेट से 5,000 निकालता है और कल्पना के हाथ में थमा देता है। कल्पना भी चुपचाप रख लेती है। अब इसी तरह से और अगला दिन निकल कर आता है, फिर से वो आता है पान खाने के लिए। अब जब वो दोबारा पूछता है कि बताओ पान की रकम मैं कितनी दूँ, फिर से कल्पना कहती है कि ठीक है, आज की पान की रकम हुई 10,000 रुपये। अब दूसरे दिन भी वो 10,000 रुपये निकाल कर दे देता है। अब जो यह खेल था धीरे धीरे चलने लगता है। जितना कल्पना बोलती उतना पैसे वो रोजाना निकाल कर दे दिया करता। इधर कल्पना के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चुपके से अपने पति का इलाज भी करवा रही थी। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जब कल्पना के पास पैसे बहुत हो जाते हैं, एक दिन वो अपने मायके फ़ोन करती है और अपने भैया को कहती है कि आप आकर इन्हें ले जाइए और वहीं पर रखिए, वहीं से इनका इलाज करवाइए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं उनको यहाँ लेकर मत आइएगा। अब एक दिन रात के वक्त कल्पना का भैया आता है गाड़ी लेकर और राकेश को ले जाता है अपने घर। इधर से कल्पना पैसा भेजा करती, उधर वो ले जाते हैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में और अपने ही बहनों का वो इलाज करवाने लगते हैं। इधर जो कल्पना थी रोजाना बीरेंद्र सेठ को चूना लगा रही थी। उधर राकेश का इलाज अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे करके अब उसकी तबीयत में सुधार आने लगती है। राकेश का जो साला होता है वो अपनी बहन कल्पना को फ़ोन करता है और बताता है कि खुशखबरी है, तुम्हारा पति अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कल्पना को अब बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इतने सालों से वो मेहनत कर रही थी अपने पति को सिर्फ ठीक करने के लिए। लेकिन इधर जो बीरेंद्र सेठ था अब वो कल्पना के पीछे ही पड़ जाता है। एक दिन आकर वो कल्पना से कहता है कि कल्पना, अब बहुत टाइम
टाइम हो गया है, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब कल्पना एक शर्त रख देती है और कहती है कि मैं आपसे शादी तभी करूँगी जब आप अपने सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर देंगे। अब जो वीरेंद्र सेठ था वो तो उसके प्यार में पागल था, पूरी तरह से लट्टू था, उसका दीवाना हो गया था। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और एक दिन टाइम निकाल कर कल्पना को लेकर जाता है कोर्ट में और उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी उसका प्रॉपर्टी होता है, वो सब कल्पना के नाम पर कर देता है। अब इस तरह से सारी प्रॉपर्टी कल्पना के नाम पर हो जाती है। उधर जो उसका पति था वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इसी तरह से कुछ वक्त और गुजरता है। कल्पना का पति पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कल्पना उसे अपने घर यानी कि अपने ससुराल ले आती है। अब जिस दिन वो अपने ससुराल ले आती है उसके अगले ही दिन कल्पना जब दुकान के लिए निकलती है सुबह 8 बजे, तो अपने पति राकेश को भी साथ लेकर जाती है और कहती है कि चलिए मेरे साथ दुकान पर। आपकी गैर मौजूदगी में ही मैंने दुकान को अच्छे से चलाया है और आपका दुकान रनिंग पर है, कोई लॉस नहीं होने वाला है। जब राकेश यह बात सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। दोनों मियाँ बीबी जाते हैं दुकान पर। कल्पना अपने पति को दुकान पर बैठाती है और खुद बगल में बैठ जाती है। अब उसके थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर आ जाता है वीरेंद्र सेठ। जब उसके पति को वो देखता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन वहीं पर उसके पति के सामने वीरेंद्र सेठ कल्पना से कहता है कि कल्पना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, तुम अपने पति को छोड़कर चलो मेरे साथ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना जब यह बात सुनती है तो खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज में कहती है कि क्या कहा आपने, मैं आपसे शादी करूंगी? आपकी नीयत तो मैं पहले से ही जानती थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बस मेरा सिर्फ यूज लेना चाहते हैं। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने पति के लिए किया। मैं ये दुकान खोली तो सिर्फ अपने पति के लिए कि यहाँ से इनकम कर कर मैं अपने पति को ठीक कर सकूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और सारी ज़िंदगी में उन्हीं के साथ गुजारना चाहती हूँ, चाहे हालात कैसे भी हो, अच्छे बुरे हालात हो, जो भी हो, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। जब यह बात वीरेंद्र सेठ सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तब जाकर कल्पना कहती है कि आप जैसे इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आज तो मैं आपके झांसे में आ गई थी, आप मेरे पीछे पड़ गए थे। ना जाने आप कितनी कल्पना के साथ इस तरह की हरकतें कर चुके होंगे। जिस इंसान के घर में उसकी पत्नी है, उसकी बीवी बच्चे हैं, वो इस तरह की हरकत करते हुए अच्छा नहीं लगता है। अब जब वीरेंद्र सेठ था वो तो बुरी तरह से फंस जाता है। वहाँ से वो बौखलाते हुए जाता है अपने घर। अपने घर जाने के बाद अपनी बीवी बच्चों को सारी बातें बताता है। जब उसके बीवी बच्चे यह बात सुनते हैं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। उसी वक्त उसे खूब मारते पीटते हैं और उसके बाद उसको घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। अब इस तरह से वो ना तो घर के रहे ना घाट के रहे। कल्पना भी उसका साथ छोड़ चुकी थी, इधर जो उसके बीवी बच्चे थे वो लोग भी साथ छोड़ चुके थे। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं उनका कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद अब जो वीरेंद्र सेठ की पत्नी होती है वो कल्पना के घर जाती है, कल्पना के पास, और उसके पास रो रो कर कहती है कि बेटा, तुमने जो कुछ भी किया वो क्यों किया मुझे नहीं पता, शायद मेरे पति की ही गलती रही होगी, लेकिन आज हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोग सड़क पर आ गए हैं। मेरे पति ने तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर दो। अब कल्पना कहती है कि देखिए, वो प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पर है और मैं नहीं दे सकती। लेकिन अब जो वीरेंद्र सेठ की पत्नी थी वहीं पर रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है और मिन्नतें करती है कि वो सारी प्रॉपर्टी हमारी है, मेरे नाम कर दो। तब जाकर जो कल्पना थी उसे थोड़ी दया आ जाती है। वो अपने पति से बात करती है और बात करने के बाद कहती है कि ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से आधा मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आधा मेरे पास ही रहेगा, मेरे नाम पर रहेगा। अब इस समझौते को मान लेती है और कहती है कि ठीक है, जो भी है वो मुझे दे दो, अगर इतना भी होता है तो हम लोग कम से कम अपनी ज़िंदगी अच्छे से तो गुजार सकेंगे। उसके बाद कल्पना आधा प्रॉपर्टी वीरेंद्र सेठ के बीवी के नाम कर देती है। दोस्तों, आज के भी ज़माने में इस तरह की महिला है जो अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कल्पना ने जो कुछ भी किया, क्या उसने सही किया या गलत किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी का मनोरंजन करना है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।